Good evening everyone, my name is Nitin Chauhan and today we are going to start the second part of personal development class that we have conducted. And in the last class we have discussed that the first chapter of the You Can Win book. So today we are going to start the second, we have also done that second book already, 3 to 4 parts we have done. So अभी हम बात करने वाले सेकंड पार्ट के बारे में, सेकंड चैप्टर के बारे में, बुक के जो फर्स्ट बुक जो हमारी यू कैन विन है। सेकंड चैप्टर जो है हमारा वो है सकारात्मक नज़रिया कैसे विकसित करें, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बिल्डअप करें। ठीक है, इसमें 8 तरीके हैं जिससे कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें वैसे मैंने 3 तरीके पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे। थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ ताकि आप वो क्लास देखें तो आपको समझ में आ जाएगी। वो तो उसमें तो कंप्लीट हो जाएगा समझ में, इस क्लास में आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। पहला तरीका क्या है, अपनी सोच को बदले और अच्छाई खोजें। जितने भी लोग अच्छाई खोजने के आदी होते हैं वो समझ लीजिए जीवन में बहुत कुछ अच्छा पाते हैं, या ये समझ लीजिए कि सब कुछ ही वो जीवन में अच्छा पाते हैं। और जितने भी लोग नकारात्मक ढूंढने के आदी हो जाते हैं उनको जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं मिलता। इवन वो आइसक्रीम भी खाएंगे तो भी उनको टेस्ट नहीं लगेगी, मतलब कि खाना भी टेस्ट नहीं लगेगा, कुछ भी काम का नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा नकारात्मक चीज़ें खोजते हैं। और जो लोग पॉजिटिव चीज़ें खोजते हैं, जो अपने आप को मतलब कि अपने अंदर खूबियाँ खोजते हैं, वो व्यक्ति हमेशा सुखी रहेंगे। तो इसमें पहला नियम मैंने डिस्कस किया। दूसरा नियम मैंने डिस्कस किया था इसमें कि हर काम को फौरन करने की आदत डालें। जितने भी लोग किसी भी काम को फौरन करने की आदत डालते हैं या उनकी आदत है किसी भी काम को जल्दी से करने की, तो वो व्यक्ति उन लोगों से बहुत आगे है जो काम करने की सोच रहे हैं। क्योंकि जितने भी इंसान सोचने में समय लगाता है उतना करने में नहीं लगता। या आप ये कह लीजिए जितना काम को करने से थकावट होती है उससे 10 गुना ज़्यादा थकावट होती है। कब? जब हम उस काम को करने के बारे में सोचते हैं, और जितना देर तक सोचते रहते हैं उतनी ज़्यादा थकावट होती है। कहने का मतलब ये है कि आपको काम करने से इतनी थकावट नहीं होती। थकावट किससे होती है? आपके काम ना करने से। आपका काम जब पूरा नहीं होता, जब आपका दिमाग में जो रैम होती है ना, वो रैम में पेंडिंग वर्क दिख रहा है, वो जगह ले रखा होता है दिमाग में। यानी कि आपके दिमाग में एक जगह घेरी हुई है किस काम की, ये काम करना है, तो इतनी जगह छोड़ रखी है। अब वो काम के लिए रैम जो होती है हमारी वो छोटी हो जाती है, जिससे क्या होता है हम हैवी टास्क नहीं कर पाते। अगर आपको लाइफ में बड़े बड़े कदम उठाने हैं, लाइफ में आगे बढ़ना है, बड़े बड़े रिस्क लेने हैं, तो आपको ये आदत डालनी जरूरी पड़ेगी कि फौरन काम को करें। क्योंकि फौरन काम को करने से पहली चीज़ तो जो ये है कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जितना आप देरी से काम करते हैं तो आप टेंशन में चले जाते हैं कि काम कब पूरा होगा, और आप सीखने में रुचि नहीं रखते। लेकिन जब आप समय से कोई भी काम करते हैं तो आप नज़ारे का आनंद ले पाते हैं। लेकिन आप कहीं जगह पे जाने के लिए लेट निकलते हैं तो आप नज़ारे का आनंद नहीं ले पाते। आपको जल्दी होती है कि जल्दी से मंजिल पे पहुँचे। तो सफ़र के जैसे ही जीवन है। जितने भी लोग समय से उठते हैं, समय से काम करते हैं, काम को कल पे नहीं टालते, वो लोग सफ़र का आनंद लेते हैं। और जितने भी लोग काम को कल पे डालते हैं वो काम को तो जल्दी जल्दी करना ही पड़ता है मजबूरी में, साथ ही साथ उनको जीवन में भी आनंद नहीं आता। तो इसमें बहुत बड़ी खूबी ये है कि हर काम को फौरन करने की आदत डाले। ये एक अच्छा तरीका पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने का एक तरीका है। तीसरा जो नियम मैंने आपको बताने वाला हूँ, एहसान मानने का नज़रिया अपनाइए। जितने भी लोग एहसान मानने का नज़रिया अपनाना जानते हैं या जो दूसरों का एहसान मानते हैं वो लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। अगर आपकी ज़िंदगी में आप देखते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं आज उसमें किसी ना किसी की मेहनत है, मानते नहीं मानते? आप यहाँ पे नहा के आए हैं, खाना खा के आए हैं, आपका पेट भरा हुआ है, आप यहाँ पे आए हैं, ब्रश करके आए हैं, सारी फैसिलिटीज़ आपके पास हैं, ये किसी ना किसी की मेहनत है। ये किसी ना किसी की मेहनत है। आपको खाना मिल जाता है, फ़ोन मिल जाता है, आपको खाना रहने के लिए जगह मिल जाती है, ये किसी ना किसी की मेहनत है। और अगर आप उन सबका धन्यवाद मानते हैं तो लाइफ में आप बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोग आपकी इज्जत करेंगे। अगर आपको धन्यवाद मानना नहीं आता, आपको एहसान मानना नहीं आता, फिर आपको खाना भी भविष्य में खुद बनाना पड़ेगा, कपड़े भी खुद धोने पड़ेंगे, ठीक है, घर भी खुद ही संभालना पड़ेगा। क्योंकि आपकी जब शादी हो जाएगी तो आप एहसान तो मानेंगे नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप किसी चीज़ का एहसान नहीं मानेंगे तो आपको वो चीज़ दोबारा होके करके कोई देगा। अगर आपको कोई भी चीज़ दोबारा रिपीट बढ़िया क्वालिटी में चाहिए तो आपको एहसान तो मानना ही पड़ेगा। मानते नहीं मानते? अगर आपके टीचर ने आपसे होमवर्क दिया करने के लिए, आपने होमवर्क किया और आपका टीचर आपका धन्यवाद ही ना करे, धन्यवाद इन द सेंस आपकी तारीफ ही ना करे, धन्यवाद का मतलब यहाँ पे क्या, तारीफ से है, तो आपकी वो तारीफ ही ना करे कि बहुत बढ़िया शाबाश, तो अगली बार तुम मेहनत नहीं करोगे। अगर वो तारीफ करेगा तो तुम अगली बार और ज़्यादा उत्सुक हो जाओगे और ज़्यादा बेहतर करने के लिए कि भाई मैं और बेहतर करूँगा, कल तो मैं और ज़्यादा अच्छे से होमवर्क करके लाऊंगा, कल मैं और अच्छे से प्रेजेंटेशन सुनाऊंगा। तो ये इसे कहते हैं लॉ ऑफ एप्रिसिएशन। जब आप अप्रिशिएट करते हैं तो वो चीज़ रिपीट होती है।
ठीक है। तो तीसरा कदम ये होता है कि जितने भी लोग अच्छे होते हैं वो दूसरों की तारीफ करते हैं। वो ये नहीं समझते कि दूसरों की तारीफ करने से उनकी तारीफ खत्म हो जाएगी, उनकी इज्जत कम हो जाएगी। वो ये मानते हैं कि दूसरे लोग जिस तरह से काम करते हैं हमारे लिए, और उस काम का धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो ये मानते हैं कि जब वो खुद काम करते हैं तो उनका भी धन्यवाद मिलता है ना, किसी के रूप में कोई उनको धन्यवाद कहता ही है, तभी तो वो काम को बेहतर करते हैं, राइट। तीसरा नियम समझ में आ गया। चौथा नियम मैंने डिस्कस किया था, मैं डिटेल में डिस्कस करके पॉइंट्स में आपको बता रहा हूँ ना, कि डिस्कस डिटेल में हो रखे हैं। चौथा नियम जो मैंने बताया था वो ये है, लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम बनाएं। आपने जिस दिन मान लिया ना कि आपकी पढ़ाई पूरी होगी, समझ लीजिए आपका जीवन पूरा हो गया। इससे, क्योंकि इंसान मरते समय तक भी सीखता है ना, और जब इंसान सीखना बंद कर देता है ना, तो ये समझ लीजिए इंसान का दिमाग उसी को खाने लग जाता है। जैसे हम खाना नहीं खाते तो हमें एक हैबिट पड़ जाती है, हम भूखे रहने लगते हैं। शुरुआत में तो भूख बड़ी ज़्यादा लगती है, फिर हम उसको इग्नोर करने लगते हैं, चाहे से आप जॉब की वजह से इग्नोर कर रहे हो, चाहे वो स्कूल के लिए इग्नोर कर रहे हो, चाहे वो आप स्टडी के लिए इग्नोर कर रहे हो, चाहे वो खेलने के लिए इग्नोर कर रहे हो। आपने शुरुआत में उस फ्रेज को मान लीजिए निकाल दिया, जब आपको भूख लगती है उसको इग्नोर करने लगे, तो एक फ्रेज उसके बाद ऐसा आता है कि आपको भूख लगना बंद हो जाती है, और आपका शरीर क्या करता है, अपने शरीर को ही खाने लगता है। ठीक है, ऐसा दिमाग के साथ भी है, क्योंकि दिमाग शरीर का ही भाग है, शरीर से अलग नहीं है। तो दिमाग भी क्या करता है, जब आप अच्छे विचार अपने दिमाग में नहीं लेके आते, जब आप अच्छी किताबें नहीं पढ़ते, जब आप पढ़ाई लिखाई करना बंद कर देते हैं, तो दिमाग क्या करता है, अपने दिमाग को ही खाने लग जाता है। जिससे क्या होता है, वो खा खा के छोटा हो जाता है, और जितना एरिया वो छोटा हो जाता है उतने खाली एरिया में क्या बनता है, डिप्रेशन। क्या बनता है? डिप्रेशन। जितने भी लोग डिप्रेशन के शिकार है वो इसलिए शिकार है क्योंकि वो अपने दिमाग को खाना ही नहीं देते, उनका दिमाग भूखा पड़ा है, उनका दिमाग में कुछ जाता ही नहीं है। तो इसमें बताया गया है कि जो सफल लोग होते हैं, जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं, उनका एक प्रोग्राम होता है कि वो जीवन भर सीखते रहेंगे, वो जीवन भर सीखते रहेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपको, उसको रिप्लाई करना है जैसे मैं बताते जा रहा हूँ, एज इट इज। ठीक है ना, अपनी भाषा में बताना है वैसे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें जो मेन चीज बताई है वो ये बताई है कि सीखने के लिए क्या जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। क्या जरूरी है? मैंने एजुकेशन के बारे में भी बड़े डिटेल में आप लोगों को बता रखा है पिछली क्लास में। अगर आप उस क्लास को देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि एजुकेशन बेटा दो तरह की होती है, एक होती है EQ बेस्ड, एक होती है IQ बेस्ड। EQ बेस्ड में सिर्फ आपका ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, आपके मस्तिष्क का विकास होता है, आप बुद्धिमान बनते हैं, बुद्धिमान नहीं बनते, आपके पास सिर्फ जो नॉलेज होती है। तो ये EQ बेस्ड जो एजुकेशन है आज के समय में बहुत ज्यादा प्रोवाइड की जाती है। A+ आ गया क्या, 90+ आ गया क्या, 99% आ गया क्या, परसेंटेज कितनी आई है, 100 आउट ऑफ 100 आए कि नहीं आए, तो ये सब किस में आता है, आपका EQ बेस्ड में आता है। IQ बेस्ड एजुकेशन आज के समय में प्रोवाइड बहुत कम की जाती है। इसमें क्या होता है, दिमाग के साथ साथ आपके हृदय का भी विकास होता है, यानी कि आपका हृदय भी और ज्यादा बढ़िया बनता है। मतलब आप और ज्यादा फिजिकली हृदय की बात नहीं कर रहा हूँ, तो खाने पीने से ही बनेगा, फिर मैं मेंटली हृदय हार्ट की बात कर रहा हूँ बेसिकली, कि भाई आप दूसरों के बारे में और अच्छा सोचने लगते हैं और आप बड़ा सोचने लगते हैं। आप ये मानते हैं कि जैसे कि जो EQ बेस्ड होते हैं उनको दिमाग में ये रहता है कि भाई एक रोटी है, अगर मेरे को चाहिए तो इसको नहीं देनी, ठीक है। और जो IQ बेस्ड एजुकेशन होते हैं वो रोटी को सिर्फ छीनते नहीं है, मतलब रोटी को छीनते नहीं, वो क्या करते हैं, वो गेहूं भी उगाते हैं, वो आटा भी उसलना सीखते हैं, वो रोटी पकाने भी सीखते हैं, और रोटी खाना भी सीखते हैं, और दूसरों को भी बनाना सिखाते हैं रोटी। मतलब कहने का मतलब वो ये मानते हैं कि सफल व्यक्ति बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको सफलता छीननी पड़ेगी। सफलता एक बीज की तरह है जिसको उगाना पड़ता है, और उगाने के बाद उसमें पानी भी डालना पड़ता है, उसमें खाद भी देनी पड़ती है, उसमें सनलाइट भी देनी पड़ती है, सब कुछ देनी पड़ती है। छोटा सा ही बीज क्यों ना हो, बाद में जाकर पूरा पेड़ बन जाता है, और पेड़ बनने के बाद बहुत सारे फल उगते हैं। क्लियर होगी बात मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसमें यही सिखाया मैंने। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब इसमें मैं आपको समझाता हूं कि पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या है, शिक्षित होने का मतलब क्या है। ये बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से पूछ सकता हूं कि भाई पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या है। आप पढ़ाई लिखाई के मतलब से समझते क्या हो, आप शिक्षा के मतलब से समझते क्या हो। देखिए इसमें बताया गया है शिक्षित भाई हम किसे माने। मैं आपको बताता हूं व्हाट इज ए बोर्ड बेस्ड एजुकेशन, ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन। ब्रॉड बेस्ड मतलब समझते हो, बड़े बड़े पैमाने पे जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। कभी भी बड़े पैमाने पे एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है तो कैसे प्रोवाइड की जाती है, वहां पे टारगेट ये नहीं होता कि भाई सबको इंटेलिजेंट बनाया जाए, वहां पे टारगेट ये होता है कि सबको काबू में किया जाए, सबको काबू में किया जाए। जब भेड़ चाल की जैसे पढ़ाई लिखाई करानी हो ना, तो यही सिखाया जाता है कि ये काबू में रहे, बस इससे ज्यादा इंटेलिजेंट तो अपने आप बनेंगे, ठीक है, नहीं तो रहने दो। तो इसमें देखो बताता हूं क्या है। एक जंगल में कुछ जानवरों में स्कूल शुरू करने की योजना की गई, फैसला लिया गया कि भाई हम एक स्कूल खोलेंगे जानवरों के लिए,
ठीक है। और छात्रों में एक चिड़िया थी, एक गिलहरी थी, एक मछली थी, एक कुत्ता था, एक खरगोश था, एक दिमागी तौर पर कमजोर इल मछली भी शामिल थी। पाठ्यक्रम करिकुलम तय किया गया कि सिलेबस क्या होगा, ये सब चीज तय की गई, है ना, कितनी अच्छी बात है। देखो, और बोर्ड बनाया गया और बोर्ड ने यह तय किया कि सभी छात्रों को बहुमुखी शिक्षा दी जाएगी, मतलब कि सभी को सभी चीज सिखाई जाएगी, मतलब सभी को सभी चीज का ज्ञान दिया जाएगा, सभी चीज का टैलेंट सिखाया जाएगा, ऐसे, ठीक है। और जिसमें उन्हें उड़ना भी सिखाया जाएगा, पेड़ पे चढ़ना भी सिखाया जाएगा, तैरना भी सिखाया जाएगा, बिल खोदना भी सिखाया जाएगा, जानवरों को सभी तरह की उनको स्किल सिखाई जाएगी। चिड़िया उड़ान भरने में माहिर थी, उसने एक इस विषय में, उड़ने के विषय में ए ग्रेड प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? ए ग्रेड प्राप्त किया। और लेकिन जब बिल खोदने की बारी आई तो वह अपनी चोंच और पंख दोनों तोड़ बैठी बिल खोदने के चक्कर में, है ना, और असफल साबित होने लगी। और वह अब अपनी चोंच और पंख तोड़ बैठी थी तो असफल साबित हो गई। और इस नाकामयाबी का उस पर एक ऐसा असर पड़ा कि जल्दी उसे उड़ान भरने में भी सी ग्रेड मिलने लगा। पहले तो ए ग्रेड मिल रहा था, लेकिन अब उसको क्या मिलने लगा? सी ग्रेड मिलने लगा। पेड़ पर चढ़ने और तैरने में तो वह फेल हो ही रही थी। गिलहरी पेड़ पर चढ़ने में काफी बहुत तेज थी, कुशल थी, लेकिन वह तैरने में असफल हुई। मछली सबसे अच्छी तैराक थी, लेकिन वह पानी के बाहर निकल ही नहीं सकती थी, तो इसलिए बाकी सभी विषयों में भी वो फेल हो गई। कुत्ता स्कूल आया ही नहीं, ठीक है, उसने फीस भी जमा नहीं की और प्रबंधकों से इस बात को लेकर झगड़ता रहा कि पाठ्यक्रम में भोंकना भी शामिल किया जाए, तभी मैं आऊंगा। मतलब पता था उसे कि भाई मैं पास ही नहीं हो पाऊंगा, ठीक है। तो खरगोश को बिल खोदने में ए ग्रेड मिला, और लेकिन उसके लिए पेड़ पर चढ़ना एक बहुत बड़ी समस्या थी कि पेड़ में चढ़े कैसे। वह बार बार असफल होता रहा और एक दिन जमीन पर इस प्रकार से बुरी तरह गिरा कि उसे ब्रेन डैमेज हो गया। खरगोश का ब्रेन डैमेज हो गया और वह बच तो गया, लेकिन उसके दिमाग पर ऐसा असर पड़ा कि उसे बिल खोदने में भी अब दिक्कत आने लगी, ठीक है, और उसे इस विषय में भी सी ग्रेड मिलने लगा। आखिरकार दिमागी तौर पर बीमार इल को जिसने हर काम को आधे अधूरे ढंग से किया था, कक्षा का सबसे उत्तम छात्र, मतलब कि इसमें इल नहीं है, बीमार चील है इसमें मेरे ख्याल से, घोषित कर दिया गया। और बोर्ड खुश था कि सभी छात्रों को बहुमुखी शिक्षा मिल रही है। सही मायने में बहुमुखी शिक्षा छात्रों को जिंदगी के लिए इस ढंग से तैयार करती है कि उनमें मौजूद किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित योग्यता और क्षमता भी बरकरार रहे। देखो सही बताई बात कि ये देखो इस तरीके का सिस्टम है, सबको सिखाने के चक्कर में जो जिसके लिए बना था वही वो नहीं कर रहा, है ना। चिड़िया उड़ने के लिए बनी थी, उड़ना भूल गई। खरगोश बेचारा खोदने के लिए बना था, वो गिरने वाला खोदना बंद हो गया। तो इसे कहते हैं बहुमुखी शिक्षा। तो शिक्षा ये नहीं है बेटा, शिक्षा क्या है? कुदरत ने हमें सभी को कुछ खास क्षमताएं दी हैं, योग्यताएं दी है, तो उन योग्यताओं के आधार पर हमें जीवन जीना चाहिए, ना कि उन योग्यताओं को भूलकर कमियों को केवल कोसते रहने से हमें जीवन जीना चाहिए, राइट। हार्मिंग बर्ड का वजन एक तोला के 10वें हिस्से के बराबर होता है। वजन इतना कम होने की वजह से वह काफी मुश्किल किस्म की कवलाबाजियां भी कर सकती है। वह अपने पंखों को केवल 1 सेकंड में 75 बार फड़फड़ा सकती है। अपनी इस खूबी की वजह से हार्मिंग बर्ड उड़ान भरते समय तरह तरह के फूलों का मधु पी सकती है, और वह हवा में ऊंची उड़ान भरने, तैरने या छलांग मारने में असमर्थ होती है। दूसरी ओर शतुरमुर्ग का वजन लगभग 300 पाउंड होता है। वह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है और वह उड़ान नहीं भर सकता, लेकिन उसके पैर इतने मजबूत होते हैं कि वह 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। 50 मील मतलब 70-80 किलोमीटर की रफ्तार से, और 12 से 15 फीट लंबे कदम भी भर सकता है। देखो अब शतुरमुर्ग अगर ये सोचे कि मैं तो उड़ ही नहीं सकता, मैं पक्षी किस काम का, तो बेचारा वो दौड़ भी ना पाए, वो तो दौड़े भी ना, है ना। और अगर चिड़िया, हार्मिंग चिड़िया, वो कह दे कि मैं तो ऊंची उड़ान ही नहीं भर सकती, तो मैं चिड़िया कैसी, तो वो जो कलाबाजी कर सकती है वो भी ना करे। रियलिटी में बताऊं क्या होता है, हम कितना ज्यादा जानते हैं इससे हम आगे नहीं बढ़ते, हम क्या अपनी खूबियों के बारे में जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हमें केवल अपनी खूबियों के बारे में पता है, कमियों के बारे में नहीं पता, हमें केवल खूबियों के बारे में पता है, खूबियों को रिपीट करते रहो। मेरे को बहुत सारे काम है जो नहीं आते, मेरे को इंजीनियर नहीं हूँ मैं, डॉक्टर नहीं हूँ मैं, पायलट नहीं हूँ मैं, मेरे को हवाई जहाज उड़ाना नहीं आता, मेरे को ट्रेन चलानी नहीं आती, मेरे को नाव चलानी नहीं आती, मेरे को तैरना नहीं आता, है ना। कहने का मतलब मेरे को बहुत कुछ चीज़ें नहीं आती। अगर मैं उसकी लिस्ट बनाने लग जाऊँ तो मैं तो फिर सदमे में चला जाऊँ,
मैं तो अगले दिन आऊँ ही ना, मैं तो सोचूं मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे को तो इतनी सारी चीज़ें नहीं आती अभी तो सारी चीज़ सीखता हूँ, और सारी चीज़ सीखने के चक्कर में जो मैं कर सकता हूँ वो भी नहीं करूँगा फिर। क्लियर हो रही बात मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसमें यह बताया गया शिक्षा का मतलब क्या है। देखो इस सबसे बड़ा कारण क्या है? अज्ञानता। क्या है? अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि किसी काम को सही ढंग से सीखने की इच्छा ना होना। कितनी बढ़िया बात बताइए, जितने भी लोग अज्ञानी है उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि आप ज्यादा समय तक अज्ञानी रह ही नहीं सकते। अगर आप ज्यादा समय तक अज्ञानी है तो इसमें शर्म की बात है। क्यों? क्योंकि अज्ञानी केवल वही रह सकता है जिसमें सीखने की इच्छा ना हो, और जिसमें सीखने की इच्छा ना हो उससे बड़ी शर्म की बात कोई है ही नहीं। अगर मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं और आप कुछ सीख ही नहीं रहे, आप कह रहे हैं छोड़ो, तो इससे ज्यादा बड़ी शर्म की बात नहीं है, बजाय इसके कि तुम अज्ञानी हो। अज्ञानी व्यक्ति अगर उसमें सीखने की इच्छा है तो बहुत कुछ सीख सकता है। एग्जाम्पल देता हूं, देखो, जानकारी का भ्रम होना शिक्षा नहीं बल्कि अज्ञानता है। बेवकूफ लोगों के पास एक अजीब तरीके का आत्मविश्वास होता है। बेवकूफ लोगों के पास एक अजीब तरह का आत्मविश्वास होता है और सिर्फ अज्ञानता से ही आता है। अज्ञानी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अज्ञानता को अपना करियर बना लेना बहुत ही बुरी बात है ना। कुछ लोग अज्ञान जमा कर लेते हैं और फिर उसी को शिक्षा मानने की भूल कर बैठते हैं। मतलब कि अज्ञान किसे मैं कह रहा हूं समझिए, अज्ञान मतलब जो कुछ भी गूगल पे अवेलेबल है वो हमारे लिए अज्ञान है। अगर आप उसको रट्टा मारने लग रहे हो तो वो आपको इस्तेमाल जिंदगी में नहीं कर पाओगे। गूगल का इस्तेमाल कैसे करना है, जानकारी का इस्तेमाल कैसे करना है, वो ज्ञानी है। ज्ञानी होना और शिक्षित होना में फर्क है। ज्ञानी व्यक्ति वो है जिसको फंक्शन पता है, फंक्शनिंग पता है कि कोई चीज फंक्शन कैसे करती है, किस चीज का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो होता है ज्ञानी। और किसी चीज की जानकारी होना, केवल उसे करना ना आना, वो होता है मतलब कि कहने का मतलब आपके पास उसका नॉलेज है बस। क्लियर हो गया? अज्ञानता वरदान नहीं है, यह तो अभाव है। किसका? दुख का, गरीबी का, बीमारी का दूसरा नाम है। अगर कोई व्यक्ति अज्ञानी है तो वो किस लिए है? या तो उसके पास दुख है, अब वो दुख की वजह से कुछ सीख नहीं पा रहा। दूसरा, उसके पास पैसे नहीं है इसलिए वो कुछ सीख नहीं पा रहा। तीसरा, उसके पास मतलब बीमारी है, कोई बीमार है, वो इलाज नहीं हो पा रहा उसका। ठीक है, अगर अज्ञानता कोई नियामत है तो ज्यादातर लोग खुश क्यों नहीं है? अगर थोड़ा ज्ञान होना खतरनाक है तो बहुत से ज्ञानता का छोटापन, ये इसमें और कुछ भी बहुत कुछ बता रखा है, बाकी आप इसमें इतना अभी नहीं देखना, हमें ये देखना था। व्यवहारिक समझ होना बहुत जरूरी है। ज्ञानी बनने के लिए क्या जरूरी है? व्यवहारिक समझ, फंक्शनिंग पता होना चाहिए। किसी भी ज्ञान हमारे पास जो उसका फंक्शन क्या है, मैंने अगर 12th कर ली तो उसका फंक्शन क्या है, उससे मैं करूँ क्या, ये आना जरूरी है। गाड़ी बनाना सीखने से ज्यादा गाड़ी चलाना आना जरूरी है, क्योंकि अगर आप गाड़ी बनाने को करियर बनाओगे तो चला नहीं पाओगे, क्योंकि चलाने का अलग करियर होता है और बनाने का फिर आपको बनाने में ही करियर खोजना पड़ेगा। अगर आप ज्ञान ले रहे हो, उसका फंक्शन करना नहीं जानते तो आप धन कमा नहीं सकते। जैसे इसमें देखिए, जॉन नाम का एक लक्कड़हारा एक कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था। 5 साल से लक्कड़हारा काम कर रहा था कंपनी में, उसे कभी तरक्की नहीं मिली। उसी कंपनी के ने बिल नाम के एक लक्कड़हारे को भी नौकरी पे रखा, ठीक है, और उसे साल भर में ही तरक्की मिल गई। जॉन ने बिल को 1 साल के अंदर ही तरक्की दिए जाने का विरोध किया कि भाई इसको 1 साल में तरक्की कैसे मिल गई, ये तो गलत बात है। मैं इतने साल से आपके पास काम कर रहा हूं और इस व्यक्ति को आपने 1 साल में ही तरक्की दे दी है। उसके बॉस ने जवाब दिया, तुम अब भी उतने ही पेड़ काटते हो जितने कि 5 साल पहले काटते थे। हमारी कंपनी में नतीजे को देखा जाता है, अगर तुम अधिक पेड़ काटने लगो तो मैं तुम्हारा वेतन भी बढ़ाकर खुशी होगी। जॉन वापस लौट आया, उसके बाद वह अधिक मेहनत से और ज्यादा देर तक पेड़ काटने लगा। इसके बावजूद वह ज्यादा पेड़ नहीं काट सका। उसने अपनी यह परेशानी बॉस को बताई। बॉस ने उसे बिल से बात करने का सुझाव दिया कि भाई बिल ही काटता, बहुत सारे पेड़, उसे ही पता है कैसे काटता है, जाके उससे पूछो। ठीक है, उसने कहा शायद बिल को कुछ मालूम है, तो जो मैं काट लेता हूं। बिल ने जवाब दिया, भाई तुम्हें ऐसा क्या पता है? देखो, मैं हर पेड़ काटने के बाद 2 मिनट तक आराम करता हूं और उस आराम के दौरान अपनी कुल्हाड़ी को तेज करता हूं। तो तुमने अपनी कुल्हाड़ी की धार आखिरी कब तेज की थी? उस लकड़हारे से पूछता है। बोले तो 5 साल पहले।
तो जब तुमने अपनी कुल्हाड़ी की धार 5 साल पहले ही तेज की थी तो तुम ज्यादा लकड़ी कैसे काट पाओगे, है ना। ठीक ऐसा ही होता है, अपने दिमाग को खुराक देना बहुत जरूरी है। जैसे कि कुल्हाड़ी होने से काम नहीं चलता, कुल्हाड़ी को धार लगाना जरूरी है, वैसे दिमाग को खुराक देना जरूरी है, तभी आपका दिमाग चल देगा, है ना। समझ में आ गया भाई। शिक्षा एक खजाना है, लेकिन खजाना उसी के लिए है जो इस खजाने को खोजने की क्षमता रखता है और जिसके पास इस खजाने की चाबी है या इस खजाने का रास्ता है। ठीक है। 5वां कदम सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाने का, स्वाभिमान। सुना है इस वर्ड का मतलब, नाम सुना है, स्वाभिमान सुना है? स्वाभिमान सुना है? मेरा स्वाभिमान ये नहीं मानता कि मैं ये करूं। स्वाभिमान का मतलब क्या होता है? सेल्फ स्टीम। क्या? सेल्फ स्टीम। स्वाभिमान खुद अपने बारे में महसूस करने का नजरिया है। स्वाभिमान क्या है? ठीक है। कैरेक्टर, स्वाभिमान, ये कुछ एक ही जैसे हैं कि अगर आपको स्वाभिमान अच्छा है तो आप जीवन में अच्छे काम ही करेंगे। देखिए, जब हम अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं और बेहतर काम करते हैं, क्योंकि हम बेहतर काम करते हैं इसलिए अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन हम अच्छा महसूस करते हैं इसलिए बेहतर काम करते हैं, है ना। घर और दफ्तर में दफ्तर में हमारे रिश्ते बेहतर हो जाते हैं, दुनिया हमें ज्यादा अच्छी लगने लगती है। इसकी वजह से वजह क्या हो सकती है? वजह एक ही है कि हम अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं। अब अपने बारे में आप अच्छा महसूस कब कर सकते हो? केवल आप क्लास 10 करने से कर सकते हो? नहीं। आप क्या केवल पढ़ाई लिखाई करके सफल हो सकते हो? नहीं। मैं क्या केवल 50 किताबें पढ़ के सफल हो सकता हूं? नहीं। क्या कोई भी व्यक्ति सिर्फ किताब पढ़ के सफल हो सकता है? क्या डॉक्टर सिर्फ किताब पढ़ के बना जा सकता है? किताब पढ़ के बना जा सकता है, लेकिन उसे तैयारी तो करनी पड़ेगी, काम तो करना ही पड़ेगा। क्या सिर्फ किताब पढ़ के इंसान हवाई जहाज उड़ा सकता है? लेकिन किताब पढ़ के वो सीख सकता है कि हवाई जहाज उड़ाते कैसे। और ये बहुत बड़ी बात है, किताब पढ़ना कोई छोटी बात थोड़ी ना, दुनिया का सबसे मुश्किल काम मानता हूं मैं किताब पढ़ना। और जो लोग किताब पढ़ते हैं वो लोग एक कदम आगे होते हैं सबसे, लेकिन वो कदम एक कदम ही आगे होते हैं। 100 कदम आगे जाने के लिए किताब पढ़ने के बाद कुछ करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। और आप करेंगे कब? जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करेंगे। अगर आप अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करेंगे तो क्या आप कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो अपने स्वाभिमान को खुराक देना बहुत जरूरी है। स्वाभिमान बनता कैसे है इसके बारे में आपको बताता हूं। देना, देखो बेटा, स्वाभिमान एक फॉर्मूले से बनता है। फॉर्मूला बताऊं? स्वाभिमान बनाने का फॉर्मूला कि स्वाभिमान कैसे बनता है। इसके बीच में आप जो कुछ भी लिखते हैं ना, वो आपके स्वाभिमान के फोल्डर में जुड़ता जाता है। मैं मेहनती हूं, आपके स्वाभिमान के फोल्डर में जुड़ गया। मैं ईमानदार हूं, आपके स्वाभिमान के फोल्डर में जुड़ गया। मैं अपने काम को लगन से करता हूं, ये आपके स्वाभिमान के फोल्डर में जुड़ गया। मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, ये भी आपके स्वाभिमान के फोल्डर में जुड़ गया। तो आप मैं और हूं के बीच में जो कुछ भी लगाते हैं उससे आपको स्वाभिमान बनता है। क्लियर हो गई बात? अगर इंसान ये बोलता है मैं बड़ा खराब इंसान हूं, पहचानता नहीं तो मुझे, वो झूठ नहीं बोल रहा, उसकी बात मान जाओ, वो सही कह रहा है, वो बहुत खराब इंसान है। वो इसी को बात को अपना स्वाभिमान समझता है, इसलिए वो बोल रहा है, और इसी बात में उसको इज्जत महसूस होती है। ऐसे लोगों से दूर रहो जो कहते हैं मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मुझसे दूर रहना। तो भाई हम तो दूर, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है भाई, तूने बता दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गया? ये आपका मतलब कि मैंने आपको बताया कौन सा कदम, 5th स्टेप,
स्वाभिमान का निर्माण करिए। अपने स्वाभिमान का निर्माण, जितना ज्यादा इंसान का स्वाभिमान मजबूत होता है ना, उतना इंसान हार नहीं मानता, और जितना ज्यादा इंसान का स्वाभिमान कमजोर होता है उतना जल्दी इंसान हार मान जाता है। उसको कोई ऑफर देंगे ना जॉब का, जाके इंटरव्यू दिया, नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, इंग्लिश नहीं आती मेरे को, तो फिर करना कुछ। जैसे मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ, ये भी एक स्वाभिमान है। इसको बनाने में क्या लगता है, 3 महीने का कोर्स है ना। मैं कंप्यूटर चलाता हूँ, ये भी क्या है, स्वाभिमान। इसको भी लगता है 3 महीने का कोर्स, तो लगाओ 3 महीने का कोर्स, है ना। तभी तो आप उसको यूज कर पाओगे। ये अभी हुआ है क्या, पहले से? अच्छा ठीक। तो अब हम बात करते हैं 6 स्टेप, जो कि बढ़िया स्टेप है। उसे कहते हैं नकारात्मक असर से बचे। नकारात्मक असर से बचे। क्यों बचे भाई, ये बड़ी खतरनाक चीज होती है। हा? नकारात्मक असर से बचना बहुत जरूरी है। क्यों? नकारात्मक असर क्या होता है समझाता हूं। देखो, एक चील का अंडा किसी तरह जंगली मुर्गी के घोंसले में चला गया। चील का अंडा किसी तरह जंगली मुर्गी के घोंसले में चला गया और बाकी अंडों के साथ मिल गया। तो जैसे बाकी अंडे फूटे, वो चील का अंडा भी फूटा। बाकी अंडों में मुर्गी निकली, चूजे निकले, और उसमें से चील का बच्चा निकला। तो अब समय आने पर अंडा फूटा और चील का बच्चा अंडे से निकलने के बाद यह सोचता हुआ बड़ा हुआ कि वह मुर्गी है, कि वह मुर्गी है। कौन सोचा? चील का बच्चा, है ना। अब वह उन्हीं कामों को करता जिन्हें मुर्गी करती थी। वह जमीन खोदकर अनाज के दाने चुगता और मुर्गी की तरह ही कुकड़ुक करता, है ना, कुकड़ाता। वह कुछ फीट से अधिक ऊंची उड़ान नहीं भरता, क्योंकि मुर्गियां भी तो ऐसा ही करती हैं, ठीक है। क्योंकि मुर्गी भी ऐसा ही करती थी। एक दिन उसने आकाश में एक चील को उड़ते हुए देखा, बड़ी शानदार तरीके से उड़ते हुए देखा। उसने मुर्गी से पूछा, उस सुंदर चिड़िया का नाम क्या है? उस सुंदर चिड़िया का नाम क्या? बोले यह चील है। क्या बोला? यह चील है। वह एक शानदार चिड़िया है, लेकिन तुम उसकी तरह उड़ान नहीं भर सकते, क्योंकि तुम मुर्गी हो। और इस बात को मान के चला गया। तो देखो, अगर उसका ये नकारात्मक असर, ये भी नकारात्मक असर था। जो लोग आपको कहते हैं, जो आपके लिमिट्स तय करते हैं, या जो आपको कहते हैं कि तुम इस चीज को नहीं कर सकते, मैं पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ। कुछ चीजें हमारे फेवर के लिए होती हैं, लेकिन कुछ चीजें जो हमारी लिमिट्स को ही बिल्कुल बाउंड कर दे, आपको बता दे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ बोल दे, तो रियलिटी में नकारात्मक असर है। तो इससे बचना बहुत जरूरी है। वरना देखो, संसार तो चील के लिए क्या था, बहुत शानदार था ना उसका जीवन, लेकिन केवल असर की वजह से जिंदगी खराब। नकारात्मक असर इतना खतरनाक होता है। तो आप किन लोगों के साथ रहते हैं, कैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखो नकारात्मक असर का, देखो इसमें क्या क्या बढ़िया एग्जांपल दे रखे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, पर हम सातों के दम पे चलते हैं। स्टेप 7 है जरूरी कामों को पसंद करने की आदत डालें। ये बहुत ही अच्छा कदम है। जो सफल लोग होते हैं उनकी पसंद सफलता होती है, बाकी और कुछ नहीं होता। जो चीज उन्हें सफल बनाएगी उस चीज को वो पसंद करने लगते हैं, ठीक है, भले वो काम कितना ही मुश्किल हो। क्लियर हो गई बात? और जो लोग असफल होते हैं वो किसी चीज को भी पसंद करने लगते हैं और किसी भी चीज से नफरत करने लगते हैं बिना कारण जाने। मतलब उन्हें बोलो पढ़ ले, नहीं मैं नहीं पढ़ रहा। उन्हें ये नहीं पता क्यों नहीं पढ़ रहा। उनसे पूछ ले कि 10 लाइन बता दे कि क्यों नहीं पढ़ रहा फिर तू मत पढ़। उन्हें नहीं पता। और उनसे पूछ लेना कि ये तू खेल रहा है, क्यों खेल रहा है, 10 कारण बता दे, तो उन्हें नहीं पता।
उन्हें कारण नहीं पता होता, लेकिन वो ऐसे ही चूज कर लेते कोई भी चीज। तो जरूरी काम को करने की आदत डालना बहुत ही अच्छी आदत है, और उसको पसंद करना सबसे अच्छी आदत है। जितने भी सफल लोग देखोगे ना, वो मुश्किल काम में भी अपने आप को शौक से करेंगे, मुश्किल काम भी। और जितने भी असफल लोग हैं वो मुश्किल काम से तो दूर भागते ही हैं, वो जरूरी काम से भी दूर भागते हैं। मतलब कि जो सफल लोग हैं वो मुश्किल काम को भी मन से करेंगे, जरूरी काम तो हो ही जाएंगे। और जो असफल इंसान है वो मुश्किल काम से तो दूर भागते हैं, जरूरी काम भी नहीं करते, जरूरी काम भी नहीं करते। 8वां कदम, अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से करें। कभी भी मुश्किल काम को टच करने से पहले ये जान ले कि इस काम को पूरा करना है। दूसरी चीज, अच्छे काम से शुरुआत करें, सस्ते काम से काम शुरुआत ना करें। छोटे मोटे कामों में सुबह की एनर्जी ना लगाए, ज़्यादातर काम वो करे जिससे कि आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है। मॉर्निंग में आपका दिमाग ज़्यादा चलता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जीतने वालों के सिम्टम क्या होते हैं और हारने वालों के सिम्टम क्या होते हैं, ताकि आप ये पता लगा सके कि किन लोगों के साथ आपको रहना है और किन लोगों के साथ नहीं रहना। जीतने वाला हमेशा समाधान का हिस्सा होता है। उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम रख दो, वो हमेशा उसका सोल्यूशन निकालने लग जाएगा और तुरंत निकाल लेगा सोल्यूशन। उसको चैन नहीं मिलेगा जब तक सोल्यूशन नहीं निकलेगा। और हारने वाला हमेशा समस्या के साथ खड़ा रहता है, उसका स्टेशन ही होता है समस्या। क्या होता है? ट्रेन वहां रुकेगी नहीं ना तो भी वो चैन खींच देगा मतलब कि उसे दिख रहा है ना कि सोल्यूशन हो रहा है, सोल्यूशन पे ध्यान नहीं देगा, समस्या जा रही है, रुक उसको, समस्या में जाके रुकेगा। मतलब उसे हर समाधान में भी समस्या दिख जाएगी और उस समस्या को रोक लेगा चैन खींच के, भाई समस्या रुक जा, इसका सोल्यूशन बता। अरे वो सोल्यूशन तो है, नहीं 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 ये छोटी सी समस्या हो गई, अरे हो जाएगा, क्यों होगा ऐसा, नहीं 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 हुआ तो, अरे भाई मैं बोल रहा हूँ ना ऐसा होगा ही नहीं। जैसे एग्जाम रख ले, तुम बोल रहे हो कि सर मुझे इंग्लिश सीखने, तुम बोल रहे हो सर नहीं आई तो, अरे मैं बोला आ जाएगी, इतना को आगे तुझे क्यों नहीं आएगी, तुझे ऐसा क्यों लगता है। क्लियर हुई बात? तो इसमें यही बताया गया है, जीतने वाले के पास हमेशा कोई ना कोई प्लान होता है कि हम जीतेंगे कैसे। हारने वाले के पास हमेशा प्लान नहीं होता, उसके पास कोई ना कोई बहाना होता है कि इसको क्यों नहीं करना, इसको क्यों नहीं करना। जीतने वाला हमेशा प्लान बनाने में समय लगाएगा, हारने वाला हमेशा समय लगाएगा क्यों नहीं करना, ताकि वो जहां बैठा है वहां अपनी इज्जत समझे और वहां दूसरे लोग भी उसको इज्जत वाला समझे। वो ये नहीं सोचेगा कि मैं कुछ आगे बढ़ूं, नहीं मैं जहां पे हूं मैं सही हूं, उसके कारण है, और कारण ये है, ये इसमें मेहनत करेगा वो। दूसरा, जीतने वाला कहता है मैं आपके लिए ये काम कर देता हूं, हारने वाला कहता है ये मेरा काम ही नहीं है, मेरी गलती कैसी, जब मेरा काम ही नहीं है। अरे तेरा काम ही नहीं है, तेरे को ऐसा लगता है? बोला हाँ ये मेरा काम ही नहीं है। क्लियर हुई बात? जीतने वाला कहता है हर समस्या कोई ना कोई हल होता है, हारने वाले के पास हर समाधान के लिए समस्या होती है, हर समाधान के लिए। जीतने वाला कहता है मुश्किल होने के बावजूद भी ये काम किया जा सकता है, हारने वाला कहता है काम तो किया जा सकता है लेकिन बहुत मुश्किल है। मतलब उसका झुकाव होता है मुश्किल है तो रहने दे, नहीं करना। हारने वाला ये कहता है और जीतने वाला क्या कहेगा, मुश्किल तो है लेकिन किया जा सकता है भाई, काम ये किया जा सकता है। कोई गलती होने पर जीतने वाला कहता है मैं गलत था यहाँ पे, मुझे अपने आप को सुधार करने की जरूरत है। हारने वाला कहता है गलती होने पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जीतने वाला वचनबद्ध होता है, कमिटमेंट को फॉलो करता है, जो कहता है वो करता है। हारने वाला कहता ही रहता है, करना तो शुरू ही नहीं होता। हारने वाला केवल कहता है, करता नहीं है। समझ में आई बात? आगे चलते हैं। जीतने वाले की आंखों में कामयाबी के सपने होते हैं और हारने वाले की पास हमेशा खोखली योजनाएं होती हैं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, मिलियनर बन जाऊंगा, ऐसा बन जाऊंगा, ये कर दूंगा। आज वो डॉक्टर बनना चाहेगा, कल वो इंजीनियर बनना चाहेगा, परसों उसको वो जाने क्यों क्या बनना चाहेगा। जीतने वाला कहता है मुझे कुछ करना है, हारने वाला कहता है कुछ होना चाहिए, मैं नहीं करूं, दुनिया कर दे मेरे लिए। जीतने वाला टीम का हिस्सा होता है, वो टीम को जोड़ के चलता है। हारने वाला टीम के हिस्से करता है, वो टीम को तोड़ देता है, सब में कमियां निकाल देता है, सबकी बुराइयां करता है, इसकी उससे लगाता है, इसकी उससे लगाता है, सब में झगड़े करवा देता है
और फिर अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, देख मैं सही था ना, मैंने सबको बताया था ना, ऐसा ऐसा होगा। जीतने वाला लाभ को देखता है, हारने वाला तकलीफ को देखता है, यार इतना स्ट्रगल कौन करेगा, घर ही बैठे रहते हैं। जीतने वाला संभावनाओं को देखता है, हारने वाला समस्याओं को देखता है। जीतने वाला सभी की जीत में विश्वास रखता है कि सभी की जीत हो सकती है। हारने वाला कहता है जीतने के लिए सबका हारना जरूरी है, अगर तुझे जीतना है तो सबका ध्यान भटका दे, तभी तू जीत सकता है। जीतने वाला आने वाले कल को देखता है, हारने वाला बीतते हुए कल को देखता है, कल ही कुछ नहीं कर पाया तो आगे क्या करूंगा। जीतने वाला स्थिर स्वभाव का होता है। स्थिर स्वभाव मतलब आज जो चाहता है कल भी वही चाहेगा। हारने वाला हर दिन बदल जाता है, आज ये कुछ और चाह रहा था, कल ये कुछ और चाह रहा था। हर दिन बीज को बो के निकाल के फेंकता है, बीज खराब, उगता ही नहीं, चल दूसरा कोई बोते हैं। अगले दिन अरे ये भी बीज खराब, उगता ही नहीं। ऐसे इस तरीके से पेशेंस नहीं होते हारने वाले हैं। जीतने वाला सोच कर बोलता है, हारने वाला बोलकर सोचता रहता है, मैं बोला क्या है। समझ में आ रही बात? मतलब सोच के नहीं बोलता हारने वाला, वो कुछ भी बोल देता है, उसकी बातों का मतलब नहीं होता। उससे पूछो ना तेरी बातों का मतलब क्या है, तो कहो पता नहीं। जीतने वाला विनम्र शब्दों में कड़े तर्क पेश करता है, मतलब कि फैक्ट्स देता है। हारने वाला तेज आवाज में बोलेगा, अब बातें खोखली होंगी, ना कोई फैक्ट होंगे, बस वो तेज आवाज में बोल रहा है तो सही बोल रहा है, वो ये मानता है। जीतने वाला बुनियादी मूल्यों पर मजबूती से टिका रहता है। बुनियादी मूल्य सुख, समृद्धि, वैभव, है ना, सुरक्षा, विकास, ऐसे ऐसे पॉइंट जो बुनियादी है। हारने वाला इन सबको ही कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, धोखा देने के लिए तैयार रहेगा। मेरा फायदा है ना, धोखा दे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मतलब कि हारने वाले के गुण है ये। जीतने वाला विनम्र शब्दों में कड़े तक बता दिया मैंने आपको। तो ये कुछ सेंटेंस है जो मैंने आपको बताया। इसके बाद हमारा तीसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, दैट इज सफलता। सेकंड चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया। इसको बंद कर दीजिए यहां से। चलिए अब हम बात करते हैं सफलता के बारे में। थर्ड चैप्टर है इस बुक का जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं। सफलता का मतलब क्या है? सफलता का मतलब है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कि आप कोई काम भी करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, वो काम आप कर पाओ तो वो है सफलता। ठीक है। कई लोग सफलता को मंजिल समझते हैं। क्या समझते हैं? लेकिन मंजिल ना हो के सफलता एक सफर का आनंद है। क्यों है आनंद? क्योंकि आपको पता है कि आप वहां पहुंच जाओगे। क्योंकि आपको पता है कि आप वहां पे पहुंच जाओगे। और वो आपको कैसे पता है? क्योंकि आपको अपने आप पे विश्वास है। तो जितने भी लोग खुद पे विश्वास करते हैं कि वो जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, तो वो सफलता का आनंद ले पाते हैं। और जितने भी लोग खुद पे विश्वास नहीं करते कि वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो सारे के सारे लोग कभी भी सफलता का आनंद नहीं ले सकते। वो सफलता आने के बाद सफलता निकल भी जाएगी तो भी उन्हें नहीं पता चलेगा। सफलता एक रेलवे स्टेशन जैसे तो हो गया, मंजिल तो यही है। वो निकल गया स्टेशन तो भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि उन्हें खुद पे विश्वास नहीं है कि जाना कहाँ है। तो इसमें सफलता क्या है? सफलता का मतलब है सफर का आनंद। सफलता का मतलब सफर का आनंद। अब वो सफर कौन सा है ये भी तो तय करना पड़ेगा, है ना। सफर कौन सा है ये भी तो तय करना पड़ेगा। हम सफलता को कैसे परिभाषित करते हैं? हाउ डू वी डिफाइन सक्सेस? मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता है। अगर आप कोई भी लक्ष्य है उनको आप लगातार प्राप्त करते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली आप उस लक्ष्य के ऊपर पहुंचते जा रहे हैं, आप नए नए लक्ष्य बनाते जा रहे हैं, आप उनको अचीव करते जा रहे हैं, तो आप सफल हैं। आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, ये आपका लक्ष्य है, और आप आते हैं इंग्लिश में बोलना सीख जाते हैं, और आप प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, लगन से मेहनत करते हैं, और आप प्रेजेंटेशन देते हैं, आप सब कुछ वो करते हैं जो मैं आपको कहता हूं करने के लिए, जो भी रिक्वायर्ड है, और वो सभी चीजें आप कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको खुद पे विश्वास है। तो जितने भी लोग सफलता का आनंद ले पाते हैं वो इसलिए ले पाते हैं क्योंकि उनको खुद पे विश्वास होता है।
और जितने भी लोग सफलता का आनंद नहीं ले पाते, वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाते, उसका मुख्य कारण होता है खुद पे विश्वास ना होना। क्लियर हुई बात? अब बात करते हैं सफलता के राह में, सफलता के रास्ते में बाधाएं कौन कौन सी आती है। पहली बाधा ईगो। कोई बात नहीं, चल जो रिकॉर्ड हो रहा है वो। पहली बाधा क्या आती है बेटा? ईगो। ईगो का मतलब होता है मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन अपनी गलती नहीं मानूंगा। सही मतलब बताया ना? मतलब हार जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन अपनी गलती। तो जो लोगों के पास ईगो आ गया, उसे दुर्भाग्य की जरूरत नहीं है, उसे दुश्मन की जरूरत। समझ में आई बात? ईगो का मतलब समझ में आ गया? मतलब उसको आप कितना ही समझा दो, वो नहीं समझेगा ना कि मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी गलती नहीं मानूंगा। तो ईगो सबसे बड़ी बाधा आती है। दूसरा, असफल होने का डर। असफल होने का कि मैं अगर असफल हो गया तो, इसलिए मैं कोशिश ही नहीं करता। तीसरा, कोई योजना ना होना। बिना प्लान के सफलता मिल ही नहीं सकती। प्लान करके आप 10 दिन का सफर भी तय कर लोगे, और बिन प्लान के 1 दिन के बाद ले जाएगा, पता नहीं कहाँ है, कहाँ जाना है, डर डर के सफर निकलेगा। और चांसेस भी कितने हैं कि भाई आप उसमें कवर कर पाएंगे, कि आप उसको वहीं पहुंच ही जाएंगे, राइट? और परसेंटेज आ रखी है ना उसमें, बैटरी लोगी, कोई इशू नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है फिर भी। आगे, कोई निश्चित लक्ष्य ना होना। पता ही नहीं है जाना कहाँ है, सफलता मिलेगी? आप मोटरसाइकिल लेके, कार लेके यूं ही निकल गए, कहीं भी चला रहे हो, पता ही नहीं जाना क्या है, घर से फोन आएगा, कहाँ है, आ रहा हूं, और पता रहेगा कि जाना कहाँ है, तो आप सफर का आनंद ले पाएंगे। तीसरा, कोई जिंदगी के उतार चढ़ाव। ये भी एक मुसीबत आती है, उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, है ना? कभी पैसा ज्यादा कमाया, कभी कम कमाया, चलता रहता है। ये भी रुकावटें है कुछ। टाल मटोल की आदत, आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, परसों नहीं अगले जन्म में करूंगा, इतना बड़ा टाल मटोल। ठीक है। पारिवारिक जिम्मेदारियां, ये भी एक समस्या होती है फैमिली के ऊपर, मतलब कि फैमिली का मतलब बोझ तो नहीं कहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के पास आ जाती है, इसलिए वो सफलता हासिल नहीं कर पाते। लेकिन इनके होने के बावजूद भी सफल हुआ जा सकता है। आगे, आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मसले। भाई अगर मैं जॉब छोड़ दूंगा, अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तो मेरे पैसे डूब गए तो आर्थिक समस्या, ये भी समस्या है सफलता है। एकाग्रता की कमी, ये तो मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ। एकाग्र नहीं है, कबूतर होता है, कबूतर मुंडी कैसे हिलती उसकी, कभी भी कहीं भी। ऐसे कुछ लोग होते हैं, मैं बोलता ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, मुंडी ऐसे नहीं जाएगी, मतलब जॉब पे लगी रहती मुंडी, घूमती रहेगी 360 कहीं भी, एक तरफ ध्यान ही नहीं है, जिससे क्या होता है उनकी एकाग्रता समाप्त हो जाती है और वो सीख ही नहीं पाते इच्छा होने के बावजूद भी। आगे, सारा बोझ खुद पे उठा लेना। पैसों की लालच में दूर की ना सोचना, आज पैसा कितना कमा लूं, आज इससे कितना लूट लूं इसको, आज इससे कितना पैसा वसूल लूं, ये सब सफलता ना जाने की रुकावटें हैं, सफलता पर ना जाने। क्षमता से अधिक उलझ जाना, जुड़ाव ना महसूस करना, ट्रेनिंग की कमी, दृढ़ता की कमी, प्राथमिकताएं ना तय कर पाना। समझ में आई बात? क्लियर हुई बात? अब हम बात करने वाले हैं कि जीतने वाली बढ़त, मतलब जीते कैसे, बढ़ोतरी कैसे हो जीत में। पहला, संघर्ष। पहला क्या है? संघर्ष। संघर्ष, इतिहास बताता है कि बड़े बड़े विजेताओं को भी जीत से पहले हताश कर देने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ा है। उन्हें जीत इसलिए मिली कि वे अपनी असफलताओं से मायूस नहीं हुए, संघर्ष से कभी मायूस नहीं हुए। संघर्ष एक चैलेंज होता है। क्या होता है? चैलेंज होता है, एक ऐसा चैलेंज जिसमें आपको ताले में चाबी कैसे लगानी है सीखना होता है, या आपको सीखना होता है कि प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है। अगर आप संघर्ष को एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क समझोगे तो आप उसको ज्यादा एडवेंचर के साथ खेलोगे, बजाय इसके कि संघर्ष को आप अपना जीवन ही समझ लो, बजाय इसके कि आप संघर्ष को आप अपना भाग्य ही समझ लो।
बजाय इसके कि आप संघर्ष को आप इसको अपना क्या कहते हैं किस्मत ही समझ लो। तो जितने भी लोग जीते हैं वो ऐसे ऐसे संघर्षों का सामना किया उन्होंने कि लोग अगर उस बात को सुन भी लेना तो वो कहते यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, बहुत मुश्किल बात है, कैसे किया है। जीव विज्ञान के एक अध्यापक अपने छात्रों को पढ़ा रहे थे कैटरपिलर तितली में कैसे बदल जाती है, टॉपिक ये था। उन्होंने छात्रों को बताया कि कुछ ही घंटों में तितली अपने खोल से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। उन्होंने छात्रों को आगाह किया कि वे खोल से बाहर निकलने में तितली की मदद ना करें। इतना कहकर वे कक्षा से बाहर चले गए। छात्र इंतजार करते रहे। तितली खोल से बाहर निकलने लगी, संघर्ष करने लगी। छात्र को उस पर दया आ गई, छात्र को उस पर दया आ गई। अपने अध्यापक की सलाह ना मानकर उसने खोल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही तितली की मदद करने का फैसला किया। उसने खोल को तोड़ दिया, जिसकी वजह से तितली को बाहर निकलने के लिए और मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन वह थोड़ी देर के बाद ही मर गई। तितली थोड़ी देर के बाद ही क्यों मर गई? क्योंकि उसका संघर्ष उसका जीवन था। संघर्ष जरूरी है, बिना संघर्ष के सफलता का टेस्ट ले ही नहीं सकते आप। एक आपने आईफोन आपने माता पिता के पैसे से लिया है, एक आईफोन आपने खुद की मेहनत से लिया है। जो खुद की मेहनत से लोगे ना वो उसका जो टेस्ट होगा वो ज्यादा बढ़िया होगा, बजाय इसके कि आपको गिफ्ट में मिल गया है। संघर्ष बहुत जरूरी होता है सफलता का टेस्ट करने के लिए। जिसने संघर्ष नहीं करा उसके लिए सफलता कुछ नहीं है, सफलता उसके लिए कुछ भी नहीं है। अब देखो, वापस लौटने पर शिक्षक को सारी घटना मालूम हुई। तब उन्होंने छात्रों को बताया कि खोल से बाहर आने के लिए तितली को जो संघर्ष करना पड़ता है उसी की वजह से उसके पंखों को मजबूती मिलती है। उस संघर्ष की वजह से ही वह शक्ति मिलती है और यह प्रकृति का नियम है। तितली की मदद करके छात्र ने उसे संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। नतीजा यह हुआ मैं मर गई। अपनी जिंदगी पर भी यही उसूल लागू होता है। क्यों? जब प्रकृति तितली के केस में ऐसे काम कर रही है तो हमारे केस में ऐसे काम नहीं कर रही होगी। हम कुछ अलग है, हम भी तो प्रकृति का हिस्सा ही है। ये सुनो, तो जितनी भी मुसीबतें हमारे सामने आती है वो केवल इसलिए आती है ताकि हम उन मुसीबतों को सॉल्व करके मजबूत बने, ना कि उस मुसीबत के सामने घुटने टेक दें। और जिंदगी की मुसीबतें तो ऐसी है कि घुटने टेक दो, कुछ भी कर दो, नाक रगड़ दो, कुछ भी कर दो, पीछा नहीं छोड़ती। आपको उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो बुढ़ापे में करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ये प्रॉब्लम का सॉल्व। आप नहीं करोगे तो आपकी अगली जनरेशन करेगी, सॉल्व कोई ना कोई तो करेगा ही करेगा। ये समस्या है, ऐसे क्वेश्चन पेपर होता है जो जनरेशन टू जनरेशन पढ़ा रहता है, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा किसी ना किसी को। ठीक है, अपनी जिंदगी पर भी यही असूल लागू होता है, बाधाओं को दूर करना। दूसरा नियम क्या है? बढ़त करने के लिए, सफलता में बढ़ोतरी करनी है, सफलता ज्यादा चाहिए तो बाधाओं को दूर करो। पहली चीज, स्ट्रगल को एक्सेप्ट करो, स्ट्रगल को एज ए चैलेंज मानो, स्ट्रगल को अपनी किस्मत मत समझो, स्ट्रगल को अपना जीवन मत समझो। स्ट्रगल को समझो कि ये एक पार्ट है जिसे पढ़ना है और इसको याद करके इससे सीख लेके आगे बढ़ना है। बाधाओं को दूर करके आगे बढ़ने वाले लोगों की तुलना में अधिक सुरक्षित होते हैं जिन्होंने कभी उनका सामना ही नहीं किया। भाई जो व्यक्ति रेस में दौड़ रहा है, भले ही वो लास्ट आ रहा है, लेकिन वो उससे बहुत आगे है जिन्होंने रेस में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। मानते नहीं मानते? हम सभी को कभी ना कभी दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। उनकी वजह से कई बार हम मायूस हो जाते हैं। निराशाओं को सामना सबको करना पड़ता है, पर जीतने वाले हताश नहीं होते। ऐसे हालात का जवाब दृढ़ता ही है। एक अंग्रेजी कहावत है, शांत समुद्र में नाविक कुशल नहीं बन पाते। नाविक मतलब नाव चलाने वाले। शांत समुद्र तो उसमें ज्यादा बढ़िया थोड़ी ना बन पाएंगे। जब समुद्र लहरें जब बन रही हो तगड़ी वाली, तब वो नाव चला ले तो वो कुशल बनता है, राइट। अधिकतर लोग ठीक उस समय का हार मान लेते हैं जब सफलता उन्हें मिलने ही वाली होती है। विजय रेखा बस एक कदम ही दूर होती है, तभी वे कोशिश करना बंद कर देते हैं। वे खेल के मैदान में अंतिम मिनट में हट जाते हैं, जबकि उस समय जीत का निशान उनसे केवल 1 फुट के फासले पर ही था। क्लियर होगी बात?
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हम सफलता को मापते कैसे हैं। मीटर में, किलोमीटर में, केजी में, लीटर में, किस में नापते हैं सफलता को? कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं सफल हूं, तो भाई तो कैसे नाप रहा है? मेरे पास वो मीटर नहीं है नापने का, ताकि मुझे पता तो चले कि मैं कितना सफल हूं, है ना। तो कहने का मतलब सफलता को नापे कैसे, मापे कैसे, मेजर कैसे करें। असली सफलता किसी काम को अच्छी तरह करने और अपने लक्ष्य को हासिल करने से के एहसास से मापी जाती है। मतलब कि आप कितना आसानी से कोई चीज कर लेते हैं तो मतलब आप उसमें सफल हैं। शुरुआत में आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए बोलता हूँ, आप टूटी फूटी प्रेजेंटेशन देते हैं, दिन प्रैक्टिस करते हैं, तीसरे दिन प्रैक्टिस करते हैं, चौथे दिन प्रैक्टिस करते हैं, 10 दिन तक प्रैक्टिस करते हैं, महीने भर की प्रैक्टिस के बाद आप फ्लुएंटली बोलते हैं, यू आर सक्सेसफुल। क्लियर हुई बात? समझ में आई बात? आप जीवन में सक्सेसफुल है या नहीं है, ये तो जीवन भर की प्रक्रिया है। क्या आप अभी जो कर रहे हैं उसमें सक्सेसफुल है, इसको नापो। अगर आप अभी जो कर रहे हैं उसमें सक्सेसफुल है तो आप जीवन में भी सक्सेसफुल बन जाओगे। लेकिन आप अभी भी जो कर रहे हैं लेकिन उसमें सक्सेसफुल नहीं मिल रही, इसका मतलब ये है कि कुछ चीजें हैं जो आप सीख नहीं रहे, कुछ चीजें हैं जो मिसिंग है। क्लियर हुई बात? क्या कह रहा हूं, समझ में आई बात? इसमें यही बता रखा है, सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि जिंदगी में कौन सा ओहदा हासिल किया है, बल्कि इस बात से नापी जाती है हमने उस मुकाम कितनी रुकावटों को दूर करके हासिल किया है। सफलता इस बात से भी नहीं नापी जाती कि हम जिंदगी में दूसरों की तुलना में कितनी उपलब्धियां हासिल करते हैं, बल्कि इस बात से नापी जाती है हम अपनी क्षमताओं की तुलना में कितनी उपलब्धियां हासिल करते हैं। सफल लोग अपने आप से मुकाबला करते हैं, वे अपना खुद का रिकॉर्ड बेहतर बनाते हैं, यानी कि अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं और उसमें लगातार सुधार करते हैं। सफलता इस बात से नापी नहीं जाती कि हमने जिंदगी में कितनी ऊंचाई हासिल की है, बल्कि इस बात से नापी जाती है कि हम कितनी बार गिरकर उठे हैं। सफलता का आंकलन गिरकर उठने की क्षमता से ही किया जाता है। कि जहां पे लोग कह रहे हैं कि मैं इसमें से नहीं कर पाता, या मोस्टली जो लोग नहीं कर पाते वो काम आप कर पा रहे हो, तो मतलब आप सफल हैं। वही इजीली कर पा रहे हैं। कब कर पाएंगे? जब आप ज्यादा करेंगे।